गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हमने सेंटर टेप रेक्टिफायर पढ़ा था। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे और सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक उसका था, उसका पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा था, पीआईवी। तो उस पीआईवी रेटिंग को कम करने के लिए हम रेक्टिफायर का एक और टाइप पढ़ेंगे जो फुल वेव रेक्टिफायर का टाइप है और उसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड कनेक्ट करते हैं कि ब्रिज बनाते हैं, तो पीआईवी तो कम हो ही जाएगा, ड्रॉबैक दूर हो जाएगा। इसके साथ में सेंटर टेप्ड में कुछ लॉसेस होते थे, वो लॉसेस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर नहीं होंगे। तो आज हम ब्रिज रेक्टिफायर शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, इसे समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर ये फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ही आता है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि ये भी रेक्टिफायर का टाइप है, फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर 2 कंडीशन में काम करता है, 2 केसेस में, एक सेंटर टेप्ड में, एक ब्रिज रेक्टिफायर में। तो सेंटर टेप्ड के लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हम ये पढ़ते हैं, क्लियर। तो इसका हम पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे और सर्किट डायग्राम बना के इसकी वर्किंग समझेंगे और वर्किंग समझ के इसकी हम क्या करेंगे, वेव बनाएंगे। वेव फॉर्म कैसी इसकी आएगी, वोल्टेज की, करंट की, और उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनका कैलकुलेशन हम करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर का लास्ट टॉपिक है। इस तरह से आपका रेक्टिफायर आज की क्लास में क्लोज हो जाएगा, क्लियर। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वर्ड बनाते हैं, जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, कई बार आप लोग इससे फैमिलियर हो चुके हो। और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में मैं एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, V4 वोल्टेज, I4 इनपुट, और इसकी वैल्यू होती है Vp sin ओमेगा t। Vp का मतलब पीक वोल्टेज, ये इस तरह का वेव होगा, ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vp होगी, 0 से स्टार्ट, पाई और 2 पाई पे खत्म, ठीक है। ये इसका टाइम एक्सिस होगा। अब इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन खींचता हूँ, तो इससे पता चलता है कि दोनों के दोनों कॉइल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, लेकिन मैग्नेटिकली क्या है, कपल्ड है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में N1 है और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में N2 है। तो Vp by Vm is the secondary voltage, Vm is the secondary voltage is equal to N1 by N2। इसे ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो कहते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक चीज गिवन हो तो जैसे N1 गिवन है, N2 गिवन है, Vp गिवन है और Vm नहीं है, तो Vm हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो होता है। अब इसमें ब्रिज कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ब्रिज बनाने का तरीका पहले समझो कि ब्रिज कैसे बनाते हैं। तो देखो, मेरा तरीका क्या है, जो आप याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन खींचूंगा, ये यहाँ पे मैं आया, एक लाइन मैंने यहाँ की डॉट लगाया, एक डॉट मैंने यहाँ लगाया, एक डॉट मैंने यहाँ लगाया। तो देखो डायोड में कैसे कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले ये डायोड कनेक्ट होगा इससे, ठीक है। इसके बाद में ये इससे कनेक्ट होगा, इस डॉट को मैं यहाँ ले लेता हूँ। फिर मैं ये डायोड यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं ये मेरा कनेक्ट करने का तरीका है। ये 4 डायोड का मैंने क्या बना दिया, एक ब्रिज बना दिया। 4 डायोड मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिए। इस ब्रिज को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है
कि ब्रिज मैंने सही बनाया कि गलत बनाया है। आप क्या कीजिए, देखिए पी से पी कनेक्ट है, एन से एन कनेक्ट है, मतलब ब्रिज मैंने सही बनाया है। इसको मैं D1 डायोड नाम दे देता हूँ, इसको D2 नाम दे देता हूँ, इसको D3 दे देता हूँ और इसको D4 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँगा मैं, RL मतलब लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया मैंने। और इस लोड के अक्रॉस में वोल्टेज दूंगा V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। इस लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है, इस करंट की वैल्यू IL है, इसे मैं कहूँगा लोड करंट, क्या है IL है, इसको मैं कहूँगा लोड करंट। और अगर मुझे V0 निकालना हो, V0 आउटपुट तो ये होगा IL into RL यूजिंग ओम्स लॉ, जो मैं हर वीडियो में आपको, हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, यूजिंग ओम्स लॉ। यहाँ से वायर में निकालूंगा, जंप कराऊंगा और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। दिस इज द सर्किट फॉर ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का ये सर्किट होता है। अब हमें इसमें देखना है कि इसका वेवफॉर्म कैसे आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि प्राइमरी पे मैं VP साइन ओमेगा टी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, VM साइन ओमेगा टी आएगा, VM साइन ओमेगा टी। और मुझे पता है VM साइन ओमेगा टी क्या होगा, VP साइन ओमेगा टी से कम ही होगा। तो ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। इस सर्किट डायग्राम को बनाने के बाद में अब देखो इसकी वेवफॉर्म कैसे आती है, वेवफॉर्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आपका इनपुट वेवफॉर्म बना रहा हूँ। पहले मैं जो प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर पे मैंने अप्लाई की है, ठीक है। तो बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, जब तक इसे किसी सर्किट से पास नहीं कराते हैं, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, पाई पे जा रहा है, 2 पाई पे जा रहा है। इसकी जो वैल्यू है ये VP है, VP मतलब पीक वोल्टेज, और ये इनपुट वेवफॉर्म है, क्या है, इनपुट वेवफॉर्म है VI, V4 वोल्टेज, I मतलब इनपुट, VI इनपुट वोल्टेज। और ये आपका ओमेगा टी एक्सिस है, ओमेगा टी कहो या फिर टाइम एक्सिस कहो, एक ही बात है। एरो का मतलब 0 से स्टार्ट होती है, आगे तक टाइम बढ़ा रहा है। अब ये मैं वेवफॉर्म बनाऊंगा यहाँ पे, और वो आपकी बनेगी लोड करंट की। और एक बार लोड करंट आ जाएगा तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, लोड वोल्टेज मुझे मिल जाएगा। This is also omega t axis. This is also omega t axis. ये जो वेवफॉर्म मुझे मिलेगी IL की मिलेगी, लोड करंट की, और ये मुझे मिलेगी V0 की मिलेगी, ठीक है। देख लेते हैं तो कर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सारे कर्व आ रहे हैं। तो ये आपका पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पॉजिटिव साइकिल को 0 से पाई इस पॉजिटिव साइकिल को मैं क्या करूँगा, यहाँ अप्लाई करूँगा। तो देखो थोड़ा सा एनालिसिस में तो यही करना पड़ेगा, देख लीजिए बोर्ड में इतनी जगह नहीं है। ड्यूरिंग टाइम फ्रॉम 0 to pi for positive
हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मैं यहाँ अप्लाई करूँगा प्लस और माइनस, तो Vm sin ओमेगा टी आ जाएगा, इस प्लस से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये डायरेक्ट का पी टर्मिनल होता है, एन होता है, तो प्लस से रिवर्स वाइस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और माइनस से ये फॉरवर्ड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ ड्यूरिंग टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और मेरा डायोड D1 फॉरवर्ड वाइस होगा, मतलब ऑन हो जाएगा, और मेरा जो पॉजिटिव में अप्लाई करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव यानी D3 ऑन हो जाएगा, D3 फॉरवर्ड वाइस, ये ऑन हुआ, ऑन का मतलब दोनों के दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव अप्लाई कर रहा हूँ, नेगेटिव पे जा रहा है, यानी D4 मेरा ऑफ हो जाएगा, ऑफ का मतलब रिवर्स वाइस, और रिवर्स वाइस का मतलब ओपन सर्किट है। इसी तरह से यहाँ नेगेटिव वाला तो D2 मेरा क्या हो जाएगा, D2 भी मेरा ऑफ हो जाएगा, ऑफ क्यों हो रहा है, क्योंकि रिवर्स वाइस हो रहा है, और रिवर्स वाइस का मतलब ओपन सर्किटेड हो जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में और मेरा डायोड D1 और D3 तो ऑन हो रहे हैं, और D2 और D4 मेरे ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि D1 और D3 मेरे फॉरवर्ड वाइस में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, और मेरा जो D2 और D4 है वो रिवर्स वाइस में कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। फॉरवर्ड वाइस के केस में जो डायोड होता है वो ऑन हो जाता है, क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, करंट को प्रोवाइड, करंट को फ्लो होने देता है। लेकिन रिवर्स वाइस के केस में करंट कोई डायोड से फ्लो नहीं होती है, वो ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है, ओपन स्विच हो जाता है, और उसमें करंट जो होती है वो जीरो होती है। तो मैं कह सकता हूँ D2 और D4 के केस में करंट जीरो होगी, और D1 और D3 के केस में करंट जीरो नहीं होगी। अब उसको ब्रिज सर्किट से हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है, सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेरा D1 फॉरवर्ड वाइस हो रहा है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, ठीक है। D3 भी मेरा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ऑन हो रहा है, ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ये दोनों मेरे क्या हो रहे हैं, ये दोनों मेरे ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, ओपन सर्किट। D2 और D4 मेरा क्या हो रहा है, ओपन सर्किट हो रहा है। अब यहाँ करंट जीरो होगी, यहाँ भी करंट जीरो होगी, इन दोनों में करंट फ्लो करेगी नहीं, तो ओपन सर्किट हो गया। एक बार सर्किट ओपन हो गया तो करंट क्यों फ्लो करेगी, फ्लो नहीं करेगी, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखूंगा करंट कैसे फ्लो होती है। तो करंट के फ्लो के लिए एक बात हमेशा याद रखो कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। हायर पोटेंशियल हम कहते हैं पॉजिटिव को, और लोअर पोटेंशियल हम कहते हैं नेगेटिव को। तो करंट जो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है, अगर उस सोर्स की तरह काम कर रही है तो देखो करंट कैसे फ्लो करेगी। यहाँ पर दूसरे मार्कर से मैं आपको शो करूँगा तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, क्लियरली विजिबल होगा। तो करंट हमेशा यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकली, यहाँ पहुँची, देखते जाइए। मैं जो यहाँ बना रहा हूँ करंट का डायरेक्शन वही समझना जरूरी है, बाकी तो इसमें कुछ है ही रेक्टिफायर खत्म। केवल मुझे ये समझना है कि कौन सा डायोड का ऑन हो रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रही है, और कौन सा डायोड का ऑफ हो रहा है। तो करंट ऐसे चलती गई, करंट देखिए चल रही है, ऐसे चल रही है, चलते चलते क्या इधर जाएगी, इधर तो नहीं जाएगी क्योंकि ओपन सर्किट है, तो यहाँ आएगी, और यहाँ चलते इधर चलेगी, ठीक है। इधर, अब इधर भी इसके पास दो रास्ते हैं, या इधर जाए या इधर जाए। इधर नहीं जाएगा तो ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं करेगी। इधर गई, ठीक है, ये जा रही है, चलती चली जा रही है, ये गई, ठीक है, ये गई, और फिर जंप करके इसी में जा रही है, जंप मतलब इसी डायरेक्शन में जा रही है, और ये ऐसे गई, D3 इधर तो जाएगी, इधर गई, ठीक है, और इधर जाते हुए
नेगेटिव में क्या भी मिल जाए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मुझे इस तरह का करंट का डायरेक्शन मिलता है, यानी करंट मेरी क्या है, अपवर्ड फ्लो कर रही है। कैसे फ्लो कर रही है? अपवर्ड फ्लो कर रही है। अपवर्ड फ्लो कर रही है कहाँ पे? अपवर्ड इन कॉइल के अंदर, लेकिन आउटपुट के अक्रॉस डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड अक्रॉस लोड, डाउनवर्ड अक्रॉस लोड। और सीधी सी बात है, डाउनवर्ड अक्रॉस लोड तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करती है, तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं बीच में, सारा आइडियल केस में सारा का सारा शॉर्ट हो जा रहा है। तो वी नॉट जो होगा मुझे वी आई मिल जाएगा, और वी आई की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी है, वी एम की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी है। तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा एज इट इज मिलेगा, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। तो देखिए इसको लेते हैं ये मैं वो केस लेकर चल रहा हूं जब मेरे सारे डायोड क्या हैं, आइडियल हैं। इन केस ऑफ आइडियल डायोड का मतलब जो है कटिंग वोल्टेज है, कटिंग वोल्टेज जो है ऑफ ऑल डायोड्स इज जीरो, यानी वी गामा से रिप्रेजेंट करके जीरो होगा। एंड ऑल्सो कॉइल रेजिस्टेंस, जो कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, कॉइल रेजिस्टेंस आरएस जो होगा वो भी मेरा क्या होगा, 0 ओम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं वेवफॉर्म देख पा रहा हूँ वो वेवफॉर्म मेरी किस तरह की आएगी, वो वेवफॉर्म मेरी वी नॉट इक्वल टू वी आई आ जाएगी एज इट इज, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, वी एम मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी आई एम आ जाएगा। आई एम निकालेंगे तो सीधी निकल जाएगी। आई एम कैसे निकलेगी? आई एम निकलेगी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस सब का 0 माइनस 2 डायरेक्ट 0 माइनस 0 बाई आर, तो ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी। और जो वी नॉट होता है वो आई एल आर एल होता है, तो ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर एल इंटू आर एल, तो ये आपका हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी। यानी मुझे आउटपुट एज इट इज वी एम साइन ओमेगा टी वही मिलेगा जो मुझे इनपुट पे मैं अप्लाई कर रहा था। अब कंडीशन दूसरी हम चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन में मैं चेक करूंगा कि नेगेटिव साइकिल अप्लाई करूंगा पाई से 2 पाई के बीच में, तो उसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी हटा देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या होगा, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल पाई टू 2 पाई। अब मैं पाई से 2 पाई के बीच में अप्लाई कर रहा हूँ, पाई से 2 पाई के बीच में वेव अप्लाई कर रहा हूँ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूंगा तो क्या होगा, इसको जरा समझने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, देखो 3 केस है मेरे पास में, 4 केस है, D1 D2, यानी D1 के साथ D3 ले लेता हूँ और D2 के साथ में D4 ले लेता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है ना, चेक करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये पॉजिटिव हटा दिया मैंने और ये नेगेटिव हटा दिया मैंने, और यहाँ से ये पॉजिटिव हटा दिया, यहाँ से नेगेटिव हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई करूँगा, नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई करने से पूरा का पूरा वोल्टेज नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई है नहीं, ड्रॉप कोई है नहीं, तो नेगेटिव यहाँ चला गया, पॉजिटिव यहाँ चला गया। तो नेगेटिव अब यहाँ पर डायोड में लगा देता हूँ, है ना, जैसे डायोड लगे थे उसी तरह से मैं डायोड फिर से लगा देता हूँ, तो फिर देखूंगा करंट का डायरेक्शन मेरा क्या आएगा। तो देखिए
मैं फिर से वही डायोड लगा देता हूँ, इसी सर्किट में बना लेते हैं, आप लोग अलग अलग सर्किट बना लेना, ठीक है। तो मैंने फिर से क्या किया, एक डायोड लगाया, ये मेरा डायोड लग गया, और ये मैंने फिर से एक डायोड लगाया, ये मेरा डायोड लग गया। इसको अच्छे से बना देता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये मैंने ये डायोड लग गया, और D1 ये था ना, कौन सा D1 था, मैंने D1 पॉजिटिव लगाने पर तो ये ऑफ हो रहा था, तो D1 ऑफ हो रहा था, ठीक है। D1 D2 इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वही वाले डायोड मैंने ले लिए ना एज इट इज, तो वेवफॉर्म बिल्कुल गलत आ जाएगा, है ना। तो इसलिए वेवफॉर्म मुझे वही लेना है, तो डायोड मुझे वही चूज करने पड़ेंगे, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो चेक कर लेते हैं, पहले केस में मेरा D2 और D4 ऑफ हो रहा था, तो D3 यहाँ पर है, D3 अगर यहाँ पर है तो D1 भी मेरा ऑन होना चाहिए, और D1 ऑन होने के लिए तो D1 मेरा ये था, पक्का D1 यही होगा, D1 मेरा ये था, D3 मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। D3 मेरा ये हो जाएगा। अब पॉजिटिव अप्लाई करने पे मेरा D2 और D4 ऑफ हो रहा था, तो आई थिंक मेरा D1 D2 D3 D4, ये D4 होगा, और ये मेरा जो है वो आपका D2 होगा, ठीक है। तो नेगेटिव अप्लाई कर रहा था, D3 ऑन हो रहा था, पॉजिटिव अप्लाई कर रहा था यहाँ पे तो D1 ऑन हो रहा था, पॉजिटिव से D4 ऑफ हो रहा था, नेगेटिव से D2 ऑफ हो रहा था। बिल्कुल सही है, ऐसे ही हमने बनाया था। तो डायोड एक बार हमने जो सिलेक्ट कर लिए उसी तरह से उनकी नॉमेनक्लेचर करना है, अगर उसमें चेंज कर देंगे तो आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। इस नेगेटिव, और ये एन टाइप होता है, पी टाइप होता है, इस नेगेटिव से D4 ऑन हो जाएगा, D4 ऑन, और नीचे क्या पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से D2 ऑन हो जाएगा, D2 भी ऑन हो रहा है, यानी दोनों फॉरवर्ड वाइज में काम करेंगे, दोनों अब क्लोज स्विच की तरह काम करेंगे, क्लोज स्विच है ना, क्लोज स्विच कहूँ या मैं कहूँगी शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे, यानी इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, करंट इसमें जीरो नहीं होगी, ठीक है। D1 और D3 देखेंगे तो पॉजिटिव अप्लाई किया, नेगेटिव अप्लाई किया तो D1 ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई किया तो D3 भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। दोनों रिवर्स वाइज में काम करेंगे, दोनों ओपन सर्किट हो जाएगा और करंट दोनों में जीरो हो जाएगा। तो जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो आपका D2 और D4 ऑन हो जा रहा है और D1 और D3 ऑफ हो जा रहा है। तो D1 D3 को ऑफ करना है, तो D1 और D3 को मैं ऑफ कर देता हूँ, D1 और D3 मैंने ऑफ कर दिया। ये लीजिए ओपन सर्किट बना दिया मैंने, ये ऑफ हो गया, ओपन सर्किट बना दिया, और D2 और D4 मेरे ऑन हो जाएंगे। इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, तो ये देखिए मैंने फॉरवर्ड बायस की वजह से ये दोनों मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिए, ठीक है, इस तरह से। अब हम चेक करेंगे कि करंट कैसे फ्लो करेगी। तो देखिए करंट तो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, तो यहाँ भी आपकी जो करंट होगी तो पॉजिटिव से ही निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। तो देखते हैं करंट का फ्लो कैसे होगा, है ना। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी अगर एक बार करंट का फ्लो हमारी समझ में आ जाता है तो देखिए यहाँ से करंट निकली, यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, चलेगी ही, और चलते चलते ऐसे चलेगी, ठीक है, गई, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, लाइन समझ में नहीं आएगी तो डिस्टेंस नहीं कर पाओगे। ऐसे गई, यहाँ जा नहीं सकती तो ऐसे जाएगी, ऐसे चलेगी, ऊपर जा नहीं सकती, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से इसमें जाएगी, ये ब्लैक से पूरा बना देता हूँ, ऐसे चलिए, अब ये यहाँ नहीं आएगी, ऐसे चलिए, और ऐसे चलते नेगेटिव में एंटर कर जाएगा तो पॉजिटिव को मिल जाएगा।
पता चल रहा है कि मैंने अप्लाई तो माइनस प्लस किया था, अप्लाई मैंने माइनस प्लस किया था, माइनस Vm sin ओमेगा t अप्लाई किया था। क्या अप्लाई किया था? माइनस Vm sin ओमेगा t अप्लाई किया था, माइनस Vm sin ओमेगा t अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ भी जो करंट मिल रही है नेगेटिव साइकिल के लिए, वो भी मुझे डाउनवर्ड मिल रही है। डाउनवर्ड का मतलब प्लस से माइनस, और प्लस से माइनस का मतलब V0 यहाँ भी आपका Vm sin ओमेगा t हो जाएगा। यानी आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट अभी मुझे V0 इक्वल टू Vi आएगा और IL की वैल्यू भी मुझे Im sin ओमेगा t मिलेगी। यानी लोड करंट भी एज इट इज मिलेगी और वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज भी एज इट इज मिलेगा। यानी चाहे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करो चाहे नेगेटिव साइकिल अप्लाई करो, आपका आउटपुट क्या है? सेम ही रहेगा। उसी तरह से है वेवफॉर्म इसका, जिस तरह से मैंने सेंटर टैप का वेवफॉर्म बनाया था। तो नेगेटिव के लिए भी आपका आउटपुट इसी तरह से आएगा और ये आउटपुट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा, कहीं भी नीचे नहीं जाएगा, ये आउटपुट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहाँ भी मुझे आउटपुट इसी तरह से मिलता रहेगा। ये बराबर होगा, इसको ऊपर नीचे करने का प्रयास नहीं करना है, ड्रॉ में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। तो ये आपका इस तरह से आउटपुट मिलता जाएगा और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं कहूँगा Vm। क्या कहूँगा? Vm कहूँगा। और ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है। तो इससे मुझे ये तो पता चला कि सेंटर टैप रेक्टिफायर हो चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो, दोनों के केस में वेवफॉर्म सेम आती है। आइडियल केस में भी, प्रैक्टिकल केस में भी। प्रैक्टिकल केस भी हम इसका चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल केस चेक करने से पहले आपको बता दूं, दोनों में आउटपुट करंट डाउनवर्ड मिल रही है, दोनों केस में डाउनवर्ड मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट मैं जो अप्लाई कर रहा था वो प्लस और माइनस बाई डायरेक्शनल करंट अप्लाई कर रहा था, दो डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। लेकिन आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है? केवल डाउनवर्ड मिल रहा है। यानी इस बात से ये बात प्रूव हो गई, इस चीज से ये बात प्रूव हो गई कि रेक्टिफायर जो है वो बाई डायरेक्शनल करंट को यूनी डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है। और देखो यूनी डायरेक्शन में तो ये प्लस प्लस मिल रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, दो डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है। यानी हम कहीं ना कहीं डीसी की तरफ जा रहे हैं और डीसी हमें मिलने ही वाला है, वो हम देखेंगे फिल्टर वगैरह लगा। दूसरी चीज क्या है? कि सेंटर टैप रेक्टिफायर में जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रही थी वो आपका अपवर्ड भी फ्लो कर रही थी, वो करंट आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। कैसे कर रही थी? एक ही डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे अपवर्ड भी फ्लो कर रही है और डाउनवर्ड भी फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो डीसी कंपोनेंट आएंगे वो जीरो होंगे और अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर केवल एसी करंट ही फ्लो कर रही है, डीसी फ्लो नहीं कर रही है। इसीलिए ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो लॉसेस होते हैं वो एकदम कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। लॉसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि डीसी फ्लो करने से ही लॉसेस आते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, और डीसी यहाँ फ्लो कर ही नहीं रही है। हमें डीसी यहाँ नहीं चाहिए, हमें डीसी यहाँ चाहिए और यहाँ हमें मिल रही है और यहाँ हमको एसी मिल रही है। तो जब तक ट्रांसफार्मर में एसी फ्लो करेगी कोई लॉसेस नहीं आएंगे, और जैसे ही डीसी फ्लो करेगी तो बहुत ज़्यादा लॉसेस आएंगे। और वो लॉसेस कई टाइप के होते हैं, कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एडी करंट लॉसेस होता है। जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे 10th क्लास में तब इसको मैं क्लियरली आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि सेंटर टैप रेक्टिफायर हो चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो, आउटपुट वेवफॉर्म दोनों की सेम ही आती है और कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ये केस मैंने लिया था आइडियल कंडीशन में। अब फर्क क्या है कि जब सेंटर टैप रेक्टिफायर में पढ़ते थे तो एक टाइम पे एक पॉजिटिव साइकिल के लिए एक डायोड ऑन होता था, एक नेगेटिव साइकिल के लिए दूसरा डायोड ऑन होता था। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड हैं। कितने डायोड हैं? 4 डायोड हैं। और पॉजिटिव साइकिल के लिए 2 डायोड ऑन होता है, 2 ऑफ हो जाता है, और नेगेटिव साइकिल के लिए फिर 2 डायोड
डायोड ऑन होता है और 2 ऑफ हो जाता है, यानी वहाँ पे एक डायोड ऑन हो रहा था, यहाँ पे एक साथ में 2 डायोड ऑन होते हैं। तो वहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF ले रहा था तो यहाँ पे मुझे 2 टाइम्स ऑफ RF लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 डायोड है तो 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अब प्रैक्टिकल वेवफॉर्म बनाने वाला हूँ कि ये कंडीशन मैंने आइडियल केस में लेके चला है, अब इसका वेवफॉर्म मैं चेक करूँगा प्रैक्टिकल केस में इसका वेवफॉर्म कैसा है। देखिए in case of practical diode, in case of practical diode, प्रैक्टिकल डायोड अगर होगा, एग्जांपल में सिलिकॉन ले लूं तो इसका जो कट इन वोल्टेज होता है 0.7 होता है। तो मान लो 0.7 इसका कहीं यहां अप्लाई कर रहा है, ये इसका 0.7 है, ठीक है। नीचे भी इसका 0.7 नहीं होगा, नीचे भी मैं देता हूँ माइनस का 0.7। इसी तरह से ये आगे वेवफॉर्म बना देंगे। तो देखेंगे जब डायोड मेरा प्रैक्टिकल है तब क्या कंडीशन होती है। जब डायोड प्रैक्टिकल होगा तो जहां ऑन हो रहा था पॉजिटिव साइकिल में तो वहां पे 0 पे ऑन नहीं होगा, ये 0.7 पे ऑन होगा, है ना। D1 और D3 ऑन हो रहे थे, है ना। जहाँ पे ऑफ होगा तो उसके लिए भी माइनस के 0.7 चाहिए। तो उस केस में जो वही है, जब तक 0.7 नहीं मिल जाएगा तब तक आउटपुट आपका 0 रहेगा, उसके बाद में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। थीटा टाइम के लिए, सॉरी थीटा एंगल के लिए वेव कंडक्ट नहीं करेगी। और ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, ये आप आराम से बना लोगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये पीक क्यों कम आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल डायोड ले रहा हूँ तो 0.7 से कुछ करंट कम हो जाएगी, 0.7 एम्पीयर से 0.7 वोल्टेज से कुछ वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो थीटा टाइम के लिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे वेव कंडक्ट नहीं करेगी। ये आप देख लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियोज में जो बनाया है उसी तरह से है, ठीक है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। और ये जो वैल्यू होगी ये Vm डैश होगी, ये जो वैल्यू होगी Im डैश होगी। प्रैक्टिकल भी किस्म बना रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपसे कह सकता हूँ कि कंडक्शन एंगल